हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर गीतांजलि पारेख। पहले तो मैं आपको माफ़ी मांगना चाहूँगी। सॉरी काफ़ी डिले हो गया एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन वर्क जो पीछे हमारे हो रही है, मतलब पीछे के नेबर्स में। और अभी भी आवाज़ आ रही होगी आपको वगैरह, तो इसीलिए मैंने डोर वगैरह भी बंद कर दिया वगैरह कि भी आपको इतना इफेक्ट ना हो। Fine. So let's start with today's topic, and today's topic is on neuropsychological basis of learning and memory. ये आपका जो यूनिट 3 है ना, इसको हम डील करेंगे। इसमें हम जो टॉपिक्स जो आपके पास आएंगे दैट वुड बी मेमोरी एंड ब्रेन। मेमोरी एंड ब्रेन में आपका आ रहा है ह्यूमन मेमोरी, ब्रेन डैमेज एंड एमनेसिया, ब्रेन सर्जरी एंड मेमोरी लॉस, देन एमनेसिया एंड द मीडियल टेम्पोरल लोब कि इसका क्या कोरिलेशन लिख सकता है। नेक्स्ट उसमें आता है मेमोरी कंसोलिडेशन एंड हिपोकैम्पस, इंटीरियर एंड लेटरल टेम्पोरल लोब्स एंड मेमोरी, एनिमल मॉडल ऑफ मेमोरी, देन इमेजिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी। इसमें एपिसोडिक इनकोडिंग एंड रिट्रीवल आ रहा है, सिमेंटिक इनकोडिंग एंड रिट्रीवल आ रहा है, प्रोसीजरल मेमोरी इनकोडिंग एंड रिट्रीवल आ रहा है, और परसेप्चुअल प्रिमिंग एंड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। तो लास्ट में होगा हमारा सेलुलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी एंड सम अप कर देंगे हम कि भाई। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी और लर्निंग एंड मेमोरी में आपके पास आ रही हैं। दैट इज़ ऑल इम्पोर्टेंस। तो पहली बात है, आप ये जो भी नॉइजेज वगैरह आ रही हैं इनको इग्नोर करिए, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक चलता रहता है। एंड बाय द टाइम आई जस्ट लूज द एंथुसियाज्म कि भाई मुझे भी कुछ करना है, ठीक है। और फिर ये लगता है कि भाई हाँ, स्टूडेंट्स हैं, वेट कर रहे हैं वगैरह, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने जैसे अभी तक हमने देखा होगा, जो आपने पहले यूनिट्स वगैरह हैं, अगर नहीं है तो चेक कर लीजिएगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड मेमोरी, अगर हम आपसे पूछूँ कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन लर्निंग एंड मेमोरी, तो जो लर्निंग है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, स्किल्स एक्सेट्रा। और जो मेमोरी जो है इट रिफर्स टू द परसिस्टेंस ऑफ दैट लर्निंग। जो भी हमने लर्न किया वो परसिस्टेंस हो रहा है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो, ठीक है। तो दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन योर लर्निंग एंड मेमोरी। तो अगर हम कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि जो लर्निंग का जो आउटकम है वो क्या है, दैट इज़ योर मेमोरी। और लर्निंग है तभी होती है जब मेमोरी क्रिएट होती है, ठीक है। अगर सपोज को मेमोरी क्रिएट नहीं हो रही है देन दैट मीन्स कि लर्निंग इज नॉट टेकिंग प्लेस, या हो सकता है कि वो स्ट्रेंथन हो रही है। जो मतलब जो ऐसे होता है ना, जैसे आपका रिपीटेशन करवाते हैं, आपसे रिकैप्स करवाते हैं वगैरह, दैट इज़ कि भी आपकी जो मेमोरी है स्ट्रेंथ जो हो सर, इसकी बहुत डिटेल में है लर्निंग वगैरह, एंड दैट कम्स टूवर्ड्स मोर इन द एजुकेशन साइड। तो उसके बारे में हम आपसे बाद में डिटेल में कभी आपको चाहिए हो तो बात कर सकते हैं। तो इसका एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि भाई जो लर्निंग जब आपकी हो रही है तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्शियसली एफर्ट करें, ठीक है। जैसे अभी आप इस वक्त कर रहे हैं, दैट इज़ यू आर डूइंग इट कॉन्शियसली, मतलब। बट लर्निंग बहुत तरह की होती है, दैन अगेन कम्स फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड। दैट इज़ मैं आपको ब्रीफली में बता सकती हूँ कि भाई एक होती है फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो अभी जो आप जो लर्निंग कर रहे हो दैट इज़ एन इनफॉर्मल वे, क्योंकि फॉर्मल तब होती है जब आप स्कूल या कॉलेजेस वगैरह में करते हो। तो लर्निंग किसी भी प्रोसेस से हो सकती है। जो लर्निंग है कैन अकर एंड परफॉर्मेंस जो होती है उसके बाद में इम्प्रूव होती है। अब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम ज़्यादा एक्सपोजर दें वगैरह या टास्क के ऊपर वगैरह है तो भी आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो जाए। सपोज करो, मैं आपको बहुत ईजीली एग्जांपल देती हूँ फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री इटसेल्फ। अगर मैं आपसे पूछूँ अमिताभ बच्चन कौन है, तो यू कैन जस्ट रिकॉग्नाइज हिम एंड टेल के दिस इज अमिताभ बच्चन। क्यों? क्योंकि आप उन्हें रोजाना देखते हो, चाहे आप मूवीज़ में फॉर्म में देख लीजिए, चाहे आप उनको एड्स के फॉर्म में देख लीजिए, शोज़ के फॉर्म में देख लीजिए, ही इज़ बीन अवेलेबल, एवरीवन नोज अबाउट अमिताभ बच्चन। पर अगर मैं कोई कहूँ अशोक कुमार, भारत भूषण या कुछ ऐसे एरा के टाइम पे जो मेरी मम्मा के टाइम के थे, मम्मी या नानी जी के टाइम पे, तो और दोस्त ऑफ 50s एंड 60s आप नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। पहले क्योंकि दे आर नॉट अवेलेबल करेंटली, दूसरे इन द फॉर्म ऑफ कि आप उनको रोजाना देख रहे हैं या ये वगैरह, तो आप हाँ भी कुछ नाम तो सुना था, ऐसा तो था वगैरह, बट वो ऐसे वगैरह या क्या है आप उनको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, स्पेशली जो यंग जनरेशन है जैसे आप वगैरह।
तो ये जो चीज़ है ना कि भाई आपका जितना आपके पास बम्बार्डमेंट होती है इंफॉर्मेशन की, उतना ज़्यादा आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होती है। अब लर्निंग और मेमोरी है, इसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू मेजर हाइपोथेटिकल चेन स्टेजेस। पहला है इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए। इनकोडिंग में जैसे मैंने आपको बताया था क्या था, इसमें जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है इसको किस तरह से इनकोड करना है, जो है ना जैसे भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वगैरह, ताकि वो स्टोर हो सके और इट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो इनकोडिंग स्टेज में हमने बताया था कि दो सेपरेट स्टेप्स होते हैं, एक होता है एक्विजिशन इंफॉर्मेशन और उसको दूसरा होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, तो जो स्टोरेज जो होता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन, और फिर उसको हम एक परमानेंट रिकॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर्स हो गया ना, कंप्यूटर्स में आप क्या करते हो, अगर आप कोई भी टेम्पररी अगर आप खोलते हो फाइल वगैरह, तो वो जैसे आप स्विच ऑफ करोगे तो उसके बाद में वो शट डाउन करोगे, उसके बाद में दे आर नॉट अवेलेबल। पर कुछ एक चीज़ होती हैं जो आपको लगती है कि जो इम्पॉर्टेंट है, दैट यू स्टोर देम इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, वो हो गई आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। फाइनली आपका आ जाता है रिट्रीवल। रिट्रीवल में मतलब कि जैसे सपोज करो मैंने गाड़ी चलानी सीख ली, ठीक है, अब मैंने इसको स्टोर भी कर लिया, एवरीथिंग हैज़ बीन डन, पर जब मुझे चलाने की आए बारी तो आई शुड बी एबल टू यू विदाउट यूजिंग कॉन्शियसली, मतलब ठीक है, इट शुड बी वगैरह। तो जितनी ज़्यादा हम अनकॉन्शियसली या स्पॉन्टेनियसली हम कर सकते हैं, दैट शोज आ लर्निंग पार्ट। हम बहुत तरीके से न्यूरल कोरिलेट्स जो हैं लर्निंग एंड मेमोरी के, वो स्टडी करते हैं। किस तरह से करते हैं, पहला हो गया केस स्टडी वगैरह, कोई केस वगैरह आया उसका हमने देख लिया। अगर केस स्टडीज़ में जैसे कि अमनीजिया हो गया कि भाई आप कुछ मतलब अमनीजिया से पहले उसको क्या चीज़ याद था और अब क्या नहीं। अमनीजिया क्या है, इट इज़ लॉस ऑफ मेमोरी, अभी हम डिटेल में करेंगे। सो दूसरा होता है आपका बाय डेवलपिंग एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी, जो है इन सिंपल वर्टिब्रेट्स में, जो इनवर्टिब्रेट्स वगैरह हैं, और उनको जो कॉम्प्लेक्स जो वर्टिब्रेट्स वगैरह हैं उनके बाद, मतलब ह्यूमन फॉर्म में नहीं, उनको हमने स्टडी कर लिया। तीसरा हो गया हमारा ब्रेन इमेजिनिंग करते हैं, जो MRIs वगैरह स्कैन्स वगैरह होते हैं, जिसमें हम नॉर्मल इनकोडिंग और रिट्रीवल और रिकॉल ऑफ हेल्दी ह्यूमंस को देखते हैं और उनको कंट्रास्ट करते हैं विद द जिनके पास भी प्रॉब्लम्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद मेमोरी एंड ब्रेन। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी कह लो या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, वो काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल से, काफ़ी डेटा से भरी हुई है, जो बताती है कि भाई किस तरह से ह्यूमन मेमोरी है दैट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। और जो न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो मेमोरी का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दो रीज़न की वजह से। पहले की भी हमें ये बताती है कि जो भी जनरल थ्योरीज लोगों ने प्रेडिक्ट करी, हाँ, वो उनको वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही होता है जैसे उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था, ये बताया था। दूसरा ये होता है कि भाई हमें पता चलता है कि न्यूरल सर्किट्स में, न्यूरल सिस्टम्स में किस तरह से लर्निंग या रिटेंशन है वो होती है और किस तरह से वो स्टोरेज वगैरह होता है। समझ में आया, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद ह्यूमन मेमोरी, ब्रेन डैमेज एंड अमनीसिया। जो अमनीसिया क्या होता है, अमनीसिया कुछ भी नहीं है, जो इट्स अ डिफिशिएंट इन मेमोरी एज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन डैमेज, डिजीज या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। मतलब अगर किसी पर्सन को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया, ये जैसे आपके सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि भाई बट इट इज़ समथिंग डिफरेंट काइंड, तो पर्सन को याद नहीं रहता, मेमोरी लॉस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेफर्ड टू एज एमनीसिया। बट यू विल गेट टू नो अबाउट एमनीसिया इन ब्रॉडर टर्म। जो एमनीसिया है कैन इन्वॉल्व ईदर द इनेबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, या आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसका लॉस हो जाता है। मतलब ये आपके डिफरेंशिएटली अफेक्ट करता है योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, योर लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड योर वर्किंग मेमोरी। तो उसको अमनीसिया को अगर हम कॉग्निटिव थ्योरीज के साथ में अगर हम देखते हैं तो पता चलता है, एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना जैसे हमने नॉर्मल सब्जेक्ट्स में करा वगैरह और फिर ये देखा वगैरह, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमारी जो मेमोरी लॉस है ये फंक्शनल लेवल पे इफेक्ट हुई है या न्यूरल लेवल। जो एमनीसिया है वो हमारे जो है ये कई तरीके का होता है। मतलब अगर आपको हो सकता है कि भाई आपको न्यू चीज़ें नहीं लर्न होती, मतलब ओल्ड मेमोरी इज इंटैक्ट बट न्यू यू आर नॉट एबल टू लर्न द न्यू थिंग्स। या हो सकता है ओल्ड मेमोरीज आपकी डिलीट हो गई हैं और आपको न्यू मेमोरीज में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या दोनों तरीके से।
तो एक्चुअली क्या होता कि भाई जो ज़्यादातर हमारे को ये इन्फॉर्मेशन पता चली वगैरह मेमोरी के बारे में ड्यूरिंग एमनेसिया वगैरह में ज़्यादा पता चलता है, एंड दैट टू ड्यूरिंग योर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। और इसमें बहुत सारी जो थी अस्टॉनिशिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डेवलप हुए थे। एंड अगर हम देखा जाए ये मोर देन 50 ईयर्स बैक, इसमें तो आपका 50 ईयर्स लिखा हुआ है, बट इट इज़ इन वॉज इन 1940s एंड 50s, सो यू कैन से सो इट इज़ अराउंड 70 ईयर्स बैक, 70 to 80 ईयर्स बैक। तो इसमें जब डॉक्टर्स ने ट्रीट करना चाहा पेशेंट्स को जिनके पास साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, तो उन्हें कुछ तो उन्होंने जब सर्जरी उनके ऊपर की और सर्जरी का क्या इफेक्ट हुआ उससे पता चला कि भाई किस तरह से मेमोरी लॉस वगैरह भी हो सकती है, एमनीजिया हो सकता है। तो जब मेडिकल प्रोफेशंस में 1940s और 50s में सर्जन्स ने न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट को ट्रीट करना चाहा यूजिंग वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स, जैसे कि न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे हैं आपके प्री पंचल लोबोटमी। तो इसमें क्या होता था, जो प्री पंचल लोब है आपका, इसको रिमूव कर दिया जाता था या डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था। एक होता है कॉर्पस कलोसॉटमी, जिसमें क्या होता है जो आपके ब्रेन के जैसे बीच में जो ज्वाइंट करते हैं ना, उसको हम सेक्शनली सर्जिकली सेक्शन कर दिया जाता है। फिर आता है अमाइग्लोटमीज, जिसमें इमेडला जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और फिर आता है टेम्पोरल लोब रिसेक्शंस, जिसमें आपका रिमूवल ऑफ द टेम्पोरल लोब होता है। तो जब ये सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह हुए तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रिवील हुई, एक्सीडेंटली कह लो आप, क्योंकि उसमें किसी ने चाहा नहीं था कि ये सारी चीज़ें वगैरह हुए। और स्पेशली जब आपका जो मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब, जिसमें कि हिप्पोकैम्पस रीजन भी इन्वॉल्व था, उसमें जब हुआ उसको 1953 में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें न्यूरोसर्जन विलियम बीचर कोवेली ने मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट किया था कि उन्होंने एक कोई पर्सन था और उसका उन्होंने मतलब ही हार्ट एंड एपिलेटिक इफेक्ट वगैरह, तो उसका एपिलेप्सी ये थी जब वो टीन्स में था, तो कुछ एपिलेप्सी होती थी, उसको इफेक्ट था, सीजर्स आते थे उसको। पर जब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके सीजर्स और इंक्रीज होते गए, तो उसमें ये देखा गया, तो उनको ये तब तक ये पता चल गया था कि अगर हम इसका ये वाला मोस्टली ये आया था कि भाई टेम्पोरल लोब, जो मीडियन टेम्पोरल लोब है, इधर से ओरिजिनेट करते हैं एपिलेप्सी का। तो उन्होंने कहा अगर इसको हम रिमूव कर दिया जाए, इसको थोड़ा डायसेक्ट वगैरह कर दिया जाए, तो इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। दैट पर्सन एग्रीड, उसका नाम HM दिया हुआ है आपके इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर दिया। बट जब उसका कर दिया उसके बाद में देखा गया कि फिजियोलॉजिकली उस पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट उसका अमनीसिया हो गया था। उसको थोड़े भी पर्सन जो ऐसे मिलते वगैरह जाते थे तो ही उसको फॉरगेट अबाउट दैट कि भाई कौन है क्या वगैरह है। तो उनको ये पता चला कि भाई हमारी जो मेमोरी का स्टोरेज है ये हमारे जो मीडियल टेम्पोरल रीजन है, जिसमें उसका हिप्पोकैम्पस एरिया भी जो था वो रिमूव कर दिया था। इसमें उन्होंने देखा कि भाई उसमें जब वो पर्सन जो था उसकी वजह से उसको मेमोरी लॉस हुआ। उसके बाद में इस पर्सन का साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हुई, तो इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह जब किया गया तो उसमें देखा गया कि ये अबव एवरेज स्कोर करा था, मतलब करा था। पर जब इसका मेमोरी से रिलेटेड टेस्टिंग की गई तो उसका बिलो एवरेज स्कोर आया था। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म स्टोरेज टू लॉन्ग टर्म जो मेमोरी थी वो उसकी डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी।